फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम पहले किसको समझेंगे? गैलीलियो गैलीली की ऑब्जर्वेशन को कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उन्हीं की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर किसने अपनी फाइंडिंग करी थी? न्यूटन ने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के जितने भी लॉज ऑफ मोशन आए थे, कितने आए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन आए थे। तो वो कब आए थे? जब गैलीलियो ने अपनी फाइंडिंग्स बताई थी उसके बाद। अब गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने ये कहा कि जो फ्रिक्शनलेस सरफेस होती हैं, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होती हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके लिए एक एक्टिविटी उन्होंने करके बताई, जिसके ऊपर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। क्या एक्टिविटी उन्होंने करी? सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक इंक्लाइन सरफेस से नीचे की तरफ क्या करूं, रोल डाउन कराऊं, तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमारा बाद के चैप्टर का टॉपिक है, उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो क्या थी? स्पीड इंक्रीज कर रही है जब से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। दूसरा, अगर इंक्लाइंड सरफेस पर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करूं, फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब ये क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं किसी तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन लूं जिसको मैं क्या कर दूं? फ्रिक्शनलेस, यानी कि एक इंक्लाइंड प्लेन लूं जिसको मैं क्या कर दूं? फ्रिक्शनलेस। और यहां से अगर मैं किसी बॉल को रोल डाउन कराऊं तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सही बात है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और उसके बाद एक और इंक्लाइंड प्लेन लूं जो कि इस बॉल को क्या लेकर जाएगा? अपसाइड। तो जैसा कि यहां कहा गया था कि नीचे जाने पे वेलोसिटी इंक्रीज करती है और ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो यहां पर भी ऊपर जाने पे बॉल के क्या करनी चाहिए? वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन यहां और यहां में क्या फर्क बोला उन्होंने? ये बोला कि जब मैंने इस बॉल को एक हाइट से रोल डाउन कराया, लेट्स से इसकी हाइट थी h, मान लो 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, जो भी, वहां से अगर उस हाइट से मैंने इस बॉल को रोल डाउन कराया तो ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक ये इसी हाइट को अचीव ना कर ले। कब? जब ये कौन सा सरफेस होगा? फ्रिक्शनलेस। क्योंकि अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो फ्रिक्शन की वजह से बॉल पहले रुक जाएगी, स्पीड तो डिक्रीज करेगी, लेकिन बॉल पहले क्यों रुक जाएगी? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। लेकिन अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस की जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जब एक बॉल को मैं इंक्लाइंड प्लेन से नीचे ड्रॉप करूंगा और उस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट लेट्स से अगर h है, तो ये जो बॉल है ये आगे जब दोबारा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप मोशन में आएगी तो ये किस हाइट को अचीव करेगी? उसी हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये इंक्लाइंड प्लेन यहां रखा है, यहां पर कुछ इतना कुछ एंगल बन रहा होगा जिस पर मैंने इसको लेट से इस तरीके से इंक्लाइन करा होगा। मान लो ये वो इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर बॉल क्या करेगी? रोल डाउन करेगी। तो यानी कि मैं इसके एंगल को क्या कर सकता हूं? ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि यही इंक्लाइंड प्लेन है जहां से बॉल को क्या करा गया? ड्रॉप किया गया। अब मैंने क्या करा? मैंने जो अप जाने वाला इंक्लाइंड प्लेन था उसका एंगल क्या कर दिया? छोटा बना दिया। देखने से लग रहा है या नहीं लग रहा है? yes,
कि अगर नहीं लग रहा है तो इसको और ज्यादा क्या कर देते हैं, थोड़ा और इसको इंक्लाइन कर देते हैं, स्टीप बना देते हैं। अब लग रहा है कि ये ज्यादा स्टीप है और ये कम स्टीप है। मान लो बॉल को मैंने इस साइड से छोड़ा, कौन सी सरफेस पर, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर, तो ये यहाँ से रोल डाउन करेगा। और गैलीलियो ने क्या कहा था कि ये आगे जाने के बाद जब अप मोशन में आएगा तो कब तक जाएगा, ये कब तक मोशन करेगा, जब तक कि ये इस हाइट को अचीव ना कर ले। तो इसका मतलब इसको यहां तक कहीं जाना पड़ेगा टू अटेन दिस हाइट। सही बात है कि नहीं? ये ऐसा किसने कहा, गैलीलियो गैलीली ने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं ऐसे ही इस इंक्लाइंड प्लेन को और छोटा करते चले जाऊं, यानी कि इसका एंगल कम करते चले जाऊं, तो बॉल को और ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी टू अटेन दिस हाइट। अब मानो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करा था बॉल को इस हाइट को अटेन करने के लिए, यहां पर इतना करा तो उससे तो ज्यादा हो गया ना। yes, sir. और अगर मैं और इसका एंगल कम करूंगा तो ये और ज्यादा ट्रेवल करेगा टू अटेन दिस हाइट। और अगर मैं इसको कम करते करते इस प्लेन से मिला दूं तो क्या ये कभी हाइट अटेन कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा मोशन में रहेगा। ऐसा गैलीलियो ने कहा था, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस ला पाना ना के बराबर वाली बात है। हम आज की डेट में अगर अपने अर्थ की बात करें या अपने आसपास की चीजों की बात करें तो हर जगह हमें क्या मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है। अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन से बॉल को गिराऊं, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हो गया, जो स्लोप होता है, जिसके ऊपर जो स्लाइड्स होती हैं बच्चों की, जिसके ऊपर बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं। तो वैसा अगर इंक्लाइन प्लेन पे मैं किसी बॉल को गिराऊं और उसी के आगे वैसा ही एक इंक्लाइन प्लेन अप डायरेक्शन में लगा दूं तो बॉल ऊपर तो जाएगी लेकिन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस ला पाना मुश्किल है। आया समझ कि नहीं आया? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं भाई, स्मूथ करके सरफेस को। मान लो मैं उसके ऊपर ऑयल लगा दूं, उसके बाद में बॉल को ड्रॉप करूं तो जितना पहले मोशन था उससे ज्यादा मोशन किसमें आएगा, ऑयल लगाने के बाद सरफेस पर। क्योंकि चीजें कब ज्यादा फिसलती हैं, जब सरफेस स्मूथ होती है, यानी कि फ्रिक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल जीरो कर पाना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आया समझ या नहीं आया? कोई डाउट इसके अंदर? हमने क्या कहा था, हमने भी यही कहा था कि गैलीलियो ने पहले ये बताया कि इंक्लाइन सरफेस पे अगर बॉल को रोल डाउन करेंगे तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी ग्रेजुअली क्या स्पीड डिक्रीज करेगी। कोई डाउट इसके अंदर? उसके बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात आई, जहां उन्होंने क्या बात कही अपनी थ्योरी में कि भाई मैं ये कहता हूं कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये वाली एक्टिविटी करी जाएगी तो ये बॉल जब रोल डाउन करेगी तो ये उसी हाइट को अटेन करेगी जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। और उन्होंने कंडीशन क्या रखी थी कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सेम होने चाहिए, तब उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद इसको आगे एक्सटेंड किया गया, क्या कहा गया कि अगर मैं इसके इधर वाले स्लोप को, यानी कि जो राइट साइड पे स्लोप है उसको मैं रिड्यूस करते चले जाऊं तो उसका मतलब ये है कि जो बॉल है वो इसी हाइट को अटेन करने के लिए और आगे तक का डिस्टेंस कवर करेगी। और अगर मैं इसको रिड्यूस करते करते हॉरिजॉन्टल बना दूं तो इसका मतलब बॉल उस हाइट को अटेन करने के लिए हमेशा क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, और कभी भी उस हाइट को तो अटेन कर नहीं सकती हॉरिजॉन्टल पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉरएवर मोशन। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल में दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज़ वी ऑलवेज हैव फ्रिक्शनल सरफेसेस, friction is always there whenever we do motion। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक फोर्स लगाया इस तरीके से
तो वो कुछ टाइम बाद स्टॉप करेगा। अगर उसे इसी मोशन में रहना है तो फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई होता रहना चाहिए। अगर लेट से आपने स्कूटी को चलाया, एक्सीलरेट करा, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले आए, अब उसके बाद आप अगर वो एक्सीलरेशन छोड़ देंगे तो इसका मतलब आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया। और इसका मतलब क्या है कि आप लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते रहेंगे? नहीं, आपकी स्पीड क्यों धीमी होती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द स्कूटी एंड द रोड। आया समझ? अगर किसी वजह से ये सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए और फ्रिक्शन लेस बनाने की कोशिश की जाए तो आपकी स्पीड बहुत धीमे धीमे रिड्यूस होगी, होगी जरूर लेकिन धीमे धीमे। और ज्यादा फ्रिक्शनल सरफेस की तरफ जाओगे तो हो सकता है कि आपकी स्कूटी प्रॉपर्ली चल भी ना पाए, वो फिसलेगी, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? फ्रिक्शन की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हमारा फ्लोर कैसा होता है? स्मूथ होता है। जैसे ऑयल चल गिर गया तो हम जब चलते हैं तो हमारे पैर फिसलते हैं, और फिसलते किस डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में। क्यों फिसलते हैं? जबकि हम चल तो आगे रहे। ये बताता है कि जब हम चलते हैं तो हम फोर्स आगे की तरफ नहीं लगाते, पीछे की तरफ लगाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स हमको हेल्प करता है आगे चलने में। अगर वो नहीं होता तो क्या होता? मैं फिसलता। वैसे अगर स्कूटी को मैं फ्रिक्शनल सरफेस पे ले आऊंगा तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, वो फिसलेगी। लेकिन अगर आप स्कूटी को चलाते चलाते अब स्कूटी की स्पीड को आप धीमी कर दो, यानी कि एक्सीलरेशन को एक तरीके से छोड़ दो, तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पर लाएंगे तो उसकी स्पीड बहुत धीमे धीमे डिक्रीज करेगी, क्योंकि कोई फोर्स उसके अपोजिट में एक्ट करने वाला जब होगा नहीं तो उसको कैंसिल कहां से करेगा? आया समझ कि नहीं आया? कोई डाउट इस चीज के अंदर? ठीक है, तो ये तो था हमारा गैलीलियो गैलीली का ऑब्जर्वेशन। इन्हीं के ऑब्जर्वेशन को किसने पढ़ा, किसने स्टडी करा? आइजैक न्यूटन ने। और आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज फॉर्मुलेट करे, जिसको हमने क्या बोला? 3 लॉज ऑफ मोशन। अभी जैसे हम गैलीलियो गैलीली की स्टडी को पढ़ा, उनके ऑब्जर्वेशन को पढ़ा, जबकि वो ऑब्जर्वेशन भले प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके न्यूटन ने कितने लॉज बनाए? 3 लॉज, जो कि किस चीज को गवर्न करते हैं, किस चीज के ऊपर अप्लाई होते हैं? ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी तरीके के मोशन को गवर्न करने के लिए ये 3 लॉज काफी हैं। यानी ये तीनों लॉज आपको बताएंगे कि मोशन जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे कि ये मोशन अगर होगा तो कैसे होगा। यानी कि ये तीनों लॉज को ओबे करेगा कौन? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है तो वो उसी मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाया ना जाए, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स कैसा? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन along the straight line unless compared to an external unbalanced force। आया समझ? कोई डाउट? सर ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है क्या? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो तब होगा ना जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे। भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो वैसे लग ही रहा था जब तक ऑब्जेक्ट किसमें था? यूनिफॉर्म मोशन में था। और कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब तक रहेगा? जब तक कि या तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ। वो अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्म में कब लगेगा? जब आप अपना फोर्स कम कर देंगे लगाना।
तभी तो लगेगा, नहीं तो क्यों लगेगा। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? तो क्या कह रहे थे हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसके लिए 3 लॉज काम करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करना चाहता है? प्रिजर्व करना चाहता है, वो उसको बदलना चाहता नहीं है। कहने का मतलब चाहे उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट हो या फिर मोशन में हो, दोनों ही केसेस में वो उसी स्टेट में क्या रहना चाहता है? कंटिन्यू करना चाहता है, उसको चेंज करना नहीं चाहता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि मैं जैसा हूं वैसे ही करूंगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसको उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को प्रिजर्व करने में मदद करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को प्रिजर्व करने में उसकी हेल्प करती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर भाग रहा हूं, भागते भागते कोई बीच में आकर मुझे रोकने की कोशिश करे तो मैं रुकना तो चाहता नहीं हूं। तो क्यों नहीं रुकना चाहता हूं? बिकॉज ऑफ माय इनर्शिया, because I want to be state of motion. Let's say आप बैठे हैं, आप अगर उठना नहीं चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर क्या लगाऊंगा? फोर्स। तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं उठना नहीं चाहता। तो वो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश। तो जो ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को प्रिजर्व करना चाहती है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा या फिर मोशन में ही रहेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया की बात नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली, इसलिए हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आया समझ? अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हम इस इनर्शिया को और आसानी से समझ पाए। एग्जांपल के तौर पर आपने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा कि लेट्स से अगर आप कार में बैठे हैं और कार आपकी मोशन में है, तो कहने का मतलब एक कार ले लेते हैं, ये आगे कार और इसके अंदर कोई बैठा है। अब ये कार मान लो मूव करके इस डायरेक्शन में विद सर्टेन वेलोसिटी। अब कार के साथ आपकी स्टेट क्या है? भाई अगर कार मूव कर रही है तो आप भी उसके साथ क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। अब क्या होगा कि जब कार एकदम से ब्रेक अप्लाई करेगी तो कार ने अपनी स्टेट को तुरंत चेंज करा बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि अगर स्टेट को चेंज करना है तो क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनटिल अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये स्टेट क्या रहेगी? प्रिजर्व। किसकी स्टेट चेंज हुई? कार की। आपकी स्टेट चेंज हुई थी? नहीं, आप तो फिर भी मोशन में रहना चाहते हो। लेकिन आप बैठे किस पर थे? सीट पर। सीट किससे जुड़ी है? कार से। कार रुकेगी तो क्या रुकेगी? सीट। सीट थोड़ी ना बोल देगी मुझे अपनी स्टेट भी प्रिजर्व करनी है। सीट रुकी तो आपको भी रुकना पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी क्या कह रही है? मैं मोशन में हूं। तो आपको क्या होता है कि जब गाड़ी रुकती है तो आप आगे की तरफ क्यों पुश होते हो? क्योंकि गाड़ी उस डायरेक्शन में जा रही थी और आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, लेकिन इसी वजह से ब्रेक मारे गए, गाड़ी को रुकना पड़ा, गाड़ी के साथ सीट को भी रुकना पड़ा, सीट के साथ आप अटैच थे, आप पीछे रह गए, लेकिन आपकी बॉडी आगे की तरफ झटका ले गई। जब हम गिरते हैं तो कैसा लगता है? जब ऐसा होता है तो बॉडी आगे की तरफ धक्का लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आप मोशन में थे।
ट्रेन में होते हैं अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन ये मेनली हमने कार में बात करी है, बाइक पर भी होता है। अगर दो लोग बाइक पर बैठे हैं तो अगर कोई बाइक चला रहा है, चलाते चलाते एकदम अगर ब्रेक मारे तो पीछे वाला आगे क्या होता है, पुश होता है। क्यों? क्योंकि वो तो बाइक के साथ मोशन में था, बाइक आपने रोकी, बाइक के साथ बाइक की सीट भी रुकी, सीट के साथ हमारी बॉडी को भी रुकना पड़ता, लेकिन क्या रोकने के लिए कोई अटैचमेंट था? हम तो बिल्कुल फ्री है सीट से, तो हम तो अपनी मोशन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करने की वजह से तो हम आगे आए। और अगर आगे कुछ नहीं होगा तो हम आगे जाके क्या होंगे, गिरेंगे। कार के अंदर क्या दिया जाता है इसलिए, सीट बेल्ट, जिससे जो ये झटका लगता है वो हमारे लिए डेंजरस ना हो, हमें हार्म ना पहुंचाए। तो जब हम आगे जर्क लेते हैं तो सीट बेल्ट हमको रोकती है कि भाई रुक जाओ, क्योंकि गाड़ी भी रुक चुकी है। आया समझ? तो ये भी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बिकॉज आई वॉज इन स्टेट ऑफ मोशन, आई वॉन्टेड टू प्रिजर्व माई स्टेट ऑफ मोशन, बट कार ने अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया बिना मुझे बताए। जब एकदम से ब्रेक लगते हैं तो किसी को पता थोड़ी ना होता है कि ब्रेक लगाने वाले हैं भाई। जब ब्रेक धीरे धीरे लगाने होते हैं तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं कि गाड़ी रुकने वाली है, लेकिन अगर कोई सामने एकदम से कोई चीज आ जाए तो आदमी का एक एक्सटेंड एक्शन जाता है कि ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो उसका जो को पैसेंजर है उसे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो आपका गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर ये फोर्स काम एक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके लेग्स नीचे क्या होते हैं, ब्रेक्स या उसके ऊपर अप्लाइड होते हैं और वो उस फोर्स को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो आपका जो ड्राइवर है वो तो आगे की तरफ नहीं कूदता, लेकिन उसका अपर पार्ट आता है, जो नीचे का पार्ट है वो उस पर्टिकुलर ब्रेक्स के ऊपर लगे होने की वजह से वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो को पैसेंजर्स हैं वो तो किसी चीज से अटैच नहीं है, वो सीधा आके क्या होते हैं, कूदते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ये तो बात कर ली हमने एक स्टेट ऑफ मोशन के एग्जांपल की, जिसके अंदर हमने इनर्शिया को समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत बार हुआ होगा कि आप बस में चढ़े हुए हैं और आप मान लो बस में खड़े हैं, आपको सीट नहीं मिली। हाँ सर। ठीक है, नहीं मिली ना कई बार? नहीं सर, मतलब मैंने वीडियो में देखा है। अच्छा, वीडियो में देखा है। वैसे सीट मिल जाती है तो कभी कभी खड़ा भी होना पड़ता है। मैं बस में ज्यादातर बैठता नहीं, मैं शुरू से बचपन से एक दो बार ही बैठा हूँ। अच्छा, ट्रेन में कभी खड़े हुए हो? नहीं हुए। लेकिन सर हाँ, एक बार हुआ था जब मैं वॉकिंग जा रहा था तो बहुत तेज ट्रेन चल रही थी, मतलब 108 के उस पे चल रही थी, तो सर बहुत बिल्कुल हिल रहे थे। चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम किस चीज की बात करेंगे। मानो आप बस में खड़े हैं और बस भी आपकी खड़ी हुई है, यानी कि बस स्टॉप पर है, बस अभी चली नहीं है। बस का स्टेट ऑफ क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। यस सर। यानी कि मोशन में नहीं है। आपके जो लेग्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, फ्लोर के साथ बस के। तो जब फ्लोर रेस्ट पर है तो आपके लोअर लेग्स भी क्या है, रेस्ट पर है। आपकी जो अपर बॉडी है वो भी क्या मान के चल रही है कि मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। तो कहने का मतलब अंदर जो ये भाई साहब खड़े हैं, इनके जो लेग्स हैं वो किस पर है, रेस्ट पर। किसकी वजह से, जो फ्लोर है उसकी वजह से। और फ्लोर किसकी वजह से रेस्ट पर है, क्योंकि बस रेस्ट पर है, क्योंकि बस का ही तो पार्ट है फ्लोर जिसके ऊपर आप खड़े हैं। और ये लेग्स रेस्ट पर है तो इस वजह से आपकी बॉडी जो ऊपर है वो भी तो रेस्ट पर ही होगी। तो पूरी की पूरी बॉडी का स्टेट क्या है, रेस्ट पर। अब बस वाले ने बिना बताए बस को चला दिया। क्या लगता है आपको, झटका? अगर आपने वो नहीं पकड़ रखा तो झटका लगता है, समझ जाते हो। अगर पकड़ रखा हो, नहीं पकड़ रखा हो तो गिर भी जाते हो अगल बगल। सही बात है। वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बस वाले ने बिना बताए बस की स्टेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर बता के चेंज करता तो आप कुछ ना कुछ चीज को पकड़ते, झटका तो आपको तब भी लगता, लेकिन आप अपने आप को संभाल लेते। अब यहाँ पर इस झटके की वजह क्या है कि बस ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को किसमें चेंज करा, स्टेट ऑफ मोशन में। उसके साथ किसकी स्टेट चेंज हुई, फ्लोर की।
आपकी बॉडी क्या कह रही थी, मैं तो रेस्ट पर हूं, रेस्ट पे ही रहना चाहूंगी बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आपकी बॉडी का जो ये लोअर पार्ट था किसके साथ अटैच था, फ्लोर के साथ, तो वो भी फ्लोर के साथ क्या करा, मूव करने लगा। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी थी वो अब भी कह रही है कि मैं रेस्ट में रहना चाहती हूँ। इस वजह से आपको जो झटका लगता है किस तरफ लगता है, बैकवर्ड्स, क्योंकि आपके पैर चले जाते हैं बस के साथ आगे, आपकी बॉडी रह जाती है पीछे, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपकी बॉडी अपनी इनर्शिया को क्या कर रही थी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व कर रही थी। आया समझ कि नहीं आया, कोई डाउट इस चीज में? एक और एग्जांपल लेते हैं। मानिए आप कार में बैठे हैं, कितनी बार बैठेंगे आज कार में है? चलो क्या कह रहे हो? एक कार है तो नीचे एक कार है, अब ये एक और कार लिया है, ठीक है। ऐसे मानो आप कार में बैठे हो और मानो आप बैक सीट पे बैठे हो, बैक सीट पे ये सबसे ज्यादा होता है। क्या चीज है? जो चीज अभी हम कराने वाले हैं, अच्छा, ये मान लो ये जो आगे हैं ये कौन है, ड्राइवर है। चलो अरमान को बिठा देते हैं, ठीक है, और ये कौन बैठे हैं पीछे, खुश। अब क्या हुआ, गाड़ी चल रही है सीधी, आप भी गाड़ी के साथ सीधे चल रहे हो, गाड़ी चल रही है स्ट्रेट लाइन में। अब गाड़ी आगे स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, पता नहीं अरमान को कुछ सूझा, अरमान ने बोला कि मैं कुछ शायद मुझे कुछ भूल गया हूं, मुझे आगे से यू टर्न लेना, उन्होंने कुछ को नहीं बताया कि मैं यू टर्न लेने वाला हूं। आगे से यू टर्न आया, उसने गाड़ी एकदम ऐसे यू टर्न। अब कुछ का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या था, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। कुछ कहां जाना चाहते थे, सीधा। अरमान ने गाड़ी क्या कर दी, यू टर्न। तो क्या होता है कि हम सीट के एक तरफ क्या हो जाते हैं, धक्का खा जाते हैं डोर की तरफ। क्यों? क्योंकि हम कहां जाना चाहते थे, उसी पाथ पर जिस पाथ पे गाड़ी जा रही थी, लेकिन हमें बिना बताए गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। तो हम कैसे अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देंगे, हम तो उसी में चलेंगे जिस पाथ पर हम जा रहे थे, बिकॉज ऑफ अवर इनर्शिया। इसी वजह से हमें गाड़ी के दरवाजे की तरफ क्या हो जाते हैं, पुश हो जाते हैं। और अगर गाड़ी का दरवाजा खुला हो तो सीधा बाहर निकल जाओगे। आया समझ कि नहीं आया? इसमें जो मतलब स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सेम रहेगी। किसमें? इसमें यू टर्न नहीं, चेंज होगी, क्यों नहीं हो सकती? भाई आप बताइए, आपने कई बार ऐसे एक्सपीरियंस करा होगा कि आप गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी जब टर्न लेती है तो हमें पुश होता है, ज्यादातर तो फील नहीं होता है, लेकिन अगर एक शार्प टर्न हो ज्यादा वेलोसिटी के साथ तो वो एकदम से हमें एक तरफ की तरफ फेंक देता हो। वो तरफ कौन सी होती है, वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में गाड़ी पहले चल रही थी। मानो मैं ऐसे जा रहा था, गाड़ी ने टर्न किया इधर, मैं जाना चाहता हूं इधर, किधर की तरफ फेंकूंगा, इस साइड। अब मानो मैं इस तरफ जा रहा था, गाड़ी ने टर्न किया इधर, तो मैं किस तरफ जाऊंगा, इस साइड, क्योंकि मेरी डायरेक्शन किधर थी, इधर की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय इनर्शिया। आए समझ? तो ये तीन अलग अलग एग्जांपल्स थे जहां पे हमने इनर्शिया को समझा, और तीनों के एग्जांपल्स किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल it is not compelled to change its state under an influence of an unbalanced force। अब आप हैं, आप अगर बैठे हैं, आप अगर उठना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगी, जान। और जान का मतलब एफर्ट, एफर्ट का मतलब फोर्स। पढ़ा था कुछ दिन पहले, आया है समझ? कोई डाउट इसके अंदर? तो यानी कि आपको अगर अपनी स्टेट चेंज करनी थी वैसे मोशन में आने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ा, अनबैलेंस फोर्स। अब कई बार क्या होता है कि मान लो कुछ लोग जो ज्यादा हैवी होते हैं उनको क्या होता है, उनको ज्यादा दम लगाना पड़ता है मूव होने के लिए। वो क्या वजह है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन रिलेटेड किससे है, इनर्शिया से। वो हम बाद में पढ़ेंगे।
आया समझ कि नहीं आया? कोई डाउट इसके अंदर? जितने भी अभी तक एग्जांपल्स हमने पढ़े वो सारे के सारे लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे कर रहे हैं और हर जगह इनर्शिया का रोल प्ले हो रहा है। इनर्शिया होता क्या है? अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। आ गया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? अब हम कुछ एक्टिविटीज और करेंगे जहां पे हम ये समझेंगे कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को चेंज करने के लिए। इनर्शिया को चेंज करने के लिए बजाय हम ये बोले किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। जैसे कि कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हम उसके पॉइंट्स को पाइल अप कर देते हैं कभी कभी। यस सर। और उसके बाद स्ट्राइकर दिया जाता है। यस। और स्ट्राइकर को अगर एक जगह से हिट किया जाए इसके ऊपर तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये एक तरफ से हटेगा और ये जितने के जितने हैं ये नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे। क्या ये इसके साथ पुश होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हुआ? इसके ऊपर। और एक ग्रेटर फोर्स हुआ जब आप बहुत धीमे से स्ट्राइकर मारते हैं तो ये जब पूरा हिलता नहीं है तो ये सारे के सारे गिर जाते हैं। उसकी भी वजह क्या है उसे भी समझेंगे। तो कहने का मतलब जब आपने फोर्स लगाया इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइकर से तो ये फोर्स की वजह से ये पॉइंट आगे की तरफ पुश हुआ। बाकी पॉइंट्स इसलिए पुश नहीं हुए क्योंकि ये सारे के सारे किसमें थे? स्टेट ऑफ रेस्ट में। और इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए कौन है? इनर्शिया। ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा था। लेकिन कब तक? जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसके रूप में स्ट्राइकर को जो आपने हिट करने के लिए करा उसके रूप में इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं हुआ। और जैसे ही एग्जर्ट हुआ इसने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया और किसमें चला गया? मोशन में। लेकिन ये जितने सारे ऊपर थे क्या इनके ऊपर फोर्स लगा था? नहीं। स्ट्राइकर ने फोर्स किस पर लगाया? इसके ऊपर। तो ये सारे के सारे अपनी इसी स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे ऐसे ही आकर खड़े। आया समझ की नहीं? अब हमने कहा कि कभी कभार हम स्ट्राइकर को धीमा मारते हैं तो ये सारी की सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम धीरे से मारते हैं तो ये आगे जरा सा पुश होता है। तो उससे क्या होता है कि जो ये इनर्शिया है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इनर्शिया का बैलेंस तो नहीं बिगड़ेगा लेकिन पॉइंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। मानो आपने इसे हल्का पुश करा, ये जरा सा आगे बढ़ा, पॉइंट्स नहीं गिरेंगे। आपने जरा सा ज्यादा पुश करा, ये अगर हाफ से आगे चलाएंगे इससे इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो ये सारे के सारे इनर्शिया की वजह से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। एक एक्टिविटी और करते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं। एक आपने लिया ग्लास ऑफ वाटर, या वाटर ना लें ग्लास ले लें। इस ग्लास के ऊपर आप एक कार्ड रखें, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वैसा एक कार्ड ले लें। इसके ऊपर आप एक कॉइन रख दें। और अब आपका काम क्या है कि इस कार्ड को पकड़कर जल्दी से पुश करना है या पुल करना है। तो पुश करने के बजाय अगर खींचोगे तो ज्यादा बेटर है, या इसको इस तरीके से फ्लिक करोगे तो भी बेटर है। लेकिन करना क्या है? अच्छे फोर्स से जिससे ये जल्दी से फ्लिक हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि आपने क्या करा, ये जब apparatus करा तो इस कार्ड की स्टेट क्या है? रेस्ट। पॉइंट की स्टेट क्या है? रेस्ट। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और क्विक फोर्स था। अब क्विक फोर्स लगने की वजह से इसने स्टेट रेस्ट की स्टेट को किसमें चेंज करा? मोशन में। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा? नहीं। ये किसको ओबे करेगा? इनर्शिया वाले लॉ को, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। और ये क्या करेगा? जैसे ये कार्ड हटेगा और नीचे की सरफेस पे कुछ नहीं होगा, ये पॉइंट कहां चले जाएगा? ग्लास के अंदर।
Why? क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। एक और एक्टिविटी जो आपने देखा हो कि लेट से आपने एक ट्रे के ऊपर आपने 2-4 ग्लास रख लिए, जो कि नॉर्मली कब होता है जब कोई गेस्ट आते हैं। यस अगर 5-6 गेस्ट आए, आपको बोला गया कि जी ये लो सर्व कर आओ, और उसमें सारी चीजें भरी हुई हैं, तो आप ये देखते चलते हैं कोई ग्लास मेरे से फिसल ना जाए। सही बात है क्यों नहीं फिसल जाए? वजह क्या है उसकी? सर, क्योंकि जो ग्लास है वो किसके ऊपर है? ट्रे के ऊपर है। अब जब आप खड़े हुए हो तो ग्लास क्या है? रेस्ट पर है, ट्रे भी रेस्ट पर है। आप मूव करे, आपके साथ कौन मूव करे? ट्रे। यस सर। लेकिन कौन प्रिजर्व करना चाहता है अपनी स्टेट को? ग्लास। तो ग्लास क्या होते हैं? पीछे की तरफ पुश करते हैं। चलते चलते जब आप रुकते हो तो क्या होता है? अब ग्लास आपके साथ मोशन में आ गए थे, झटका पीछे लिया, लेकिन मोशन में तो आ गए थे। अब मोशन में आ गए, आपने किसी तरीके से उन्हें फिसलने से बचा लिया। अब चलते चलते आप एकदम से रुक गए। कैसे रुक गए? मान लो आगे कुछ आ गया, जैसे ही आप रुके तो आपके साथ कौन रुकी? ट्रे। ट्रे को तो आपने होल्ड कर रखा है, लेकिन ग्लास क्या है? फ्री है। ग्लास सारे के सारे आगे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लास उसी के साथ मोशन में रहना चाहते थे, और आपने तो बोल दिया ट्रे को रुक जाओ। ट्रे ने बोला ग्लास रुक जाओ। ग्लास बोले हम क्यों रुके? हम तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन को प्रिजर्व करेंगे। नहीं मानी बात, क्या होगा? पीछे जुड़ जाएंगे, और उसके बाद डांट किससे खाओगे? मम्मी से कि एक काम दिया था वो भी नहीं होता। मुझे ऐसा चाय के साथ चाय के साथ, तो चाय के लिए हम क्या करते हैं? चाय के लिए हम एक सॉसर ट्रे लेते हैं। सॉसर क्या होता है? जो आपने देखा होगा जिसमें लोग चाय करके पीते हैं, वो एक्चुअल में सॉसर होता है, जो चाय के नीचे रखा जाता है। उसके अंदर क्या बना होता है? इस तरीके से ग्रूव बना होता है। ग्रूव का मतलब एक गड्ढा कह लीजिए, जो कि बिल्कुल कप के साइज का होता है। अब क्या होगा अगर ऐसी कप में ऐसी जगह आप रखकर लाएं, तो उससे क्या होगा? अब जैसे आप कप लेकर जा रहे हैं, आपको रुकना पड़े, तो रुकना पड़ेगा, तो अगेन वही होगा कि कप भी क्या कहेगा? मैं मोशन में, मैं रुकना नहीं चाहता, तो वो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसे आगे की तरफ जाने से कौन रोकेगा? ये ग्रूव। आया समझ कि नहीं आया? कहने का मतलब, भागना चाहते हो, सामने दीवार है, कौन रुकेगी? दीवार को थोड़ी ना पार कर जाओगे। आया समझ? तो जो सॉसर होता है उसके अंदर जो ग्रूव दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि एक्सीडेंटली अगर कोई जर्क लगे तो आपका जो कप है वो बाहर ना आ जाए। अगर आ गया तो और डांट पड़ेगी। आया समझ? तो ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि सारे मोशन को क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है। यानी कि जितने भी मोशन होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा, ये फॉलो होगा ही होगा। आया समझ?